नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी बहुत ही अच्छे से आप सभी कर रहे हैं। आपका जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना आपके लिए सर्वोपरि है। तो इस दिशा में हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए और आपका जो रिवीजन का प्रोसेस है उसको और अच्छा किया जाए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, ये जो हम मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, इसमें करंट अफेयर्स के और डीआई के प्रश्न नहीं होते हैं। उनको आपको अलग से तैयार करना है। करंट अफेयर्स मैं तैयार करवा दूंगा, लेकिन डीआई आपको अलग से तैयार करनी होगी। और रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंधु घाटी स्थल खोजकर्ता सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, चौहंदड़ो एनजी मजूमदार, लोथल अमलानंद घोष, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका कि दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के लिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर कोही। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, साइमन कमीशन का बहिष्कार, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तो बी ऑप्शन यहां पर सही है। लखनऊ समझौते 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मंच पर अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखी। इसमें कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार की। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की शुरुआत की, जो बाद में 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी द्वारा स्थापित नटाल इंडियन कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ना, लंदन में भारतीय छात्रों को एकजुट करना, नमक कर का विरोध करना, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ना। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किस शैली में की गई थी? केवल गद्य, केवल पद्य, चंपू शैली, अपभ्रंश शैली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चंपू शैली। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण में है, जिसे चंपू शैली कहा जाता है। अब हम बात करेंगे संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों की। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल इस समय बहुत ही बड़ा करंट अफेयर्स का हिस्सा है। कई राज्यों में राज्यपाल के साथ टकराव की स्थिति बनी है, तो राज्यपाल से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राज्यपाल से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा है उसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति दे सकता है, रोक सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 263। राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रेट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक मानी जाती है? परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करो। अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी का प्रावधान जोड़ा गया है? 100वां संशोधन, 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, 103वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में आया था। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। सी ऑप्शन, आप सभी इससे परिचित हैं। तो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग कोरम उपस्थित होना अनिवार्य है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के कितने विषय रखे गए हैं? 18, 29, 25, 12, इनमें से कोई नहीं। कुल 29 विषय रखे गए हैं। सही आंसर है बी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 कार्यकारी विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? माना दर्रा, लिपुलेख, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू मून परिघटना कब होती है? जब चंद्रमा नीला दिखाई देता है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ होते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, जब एक कैलेंडर वर्ष के एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है आपका कि डंकन पास किसके बीच में स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या मिनिकॉय और मालदीव। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, डक्कन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की सांद्रता सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो इसका सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कृषि के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ का क्या महत्व है? यह मानसून पूर्व वर्षा लाता है, यह उत्तर भारत में रबी फसलों विशेषकर गेहूं के लिए लाभकारी शीतकालीन वर्षा लाता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? उपभोग और मांग से, आपूर्ति और मांग से, मुद्रा के प्रचलन से, घाटे की वित्त व्यवस्था से, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है? बाजार में तरलता बढ़ती है, बाजार में तरलता कम होती है, बैंकों को ऋण देने की क्षमता बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बाजार में तरलता कम होती है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे ग्राहकों को महंगा कर्ज देते हैं और बाजार से तरलता कम होती है। तरलता यानी कि कैश, मनी सप्लाई कम हो जाता है। जब मनी सप्लाई बाजार में कम होगी तो लोगों की खरीदारी कम होगी। अब जो लोगों की खरीदारी कम होगी तो उनकी बाजार में मांग घट जाएगी, मांग घट जाएगी तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि अंत्योदय अन्न योजना एवाई किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
अगला प्रश्न है आपका कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? मूल्यह्रास, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। जीएनपी यानी कि जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? केलकर, राज चेलैया, रंगराजन, मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राजा चेलैया। डॉक्टर राजा जे चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर 1994-95 के बजट में सेवा कर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, छठी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 के दौरान चलती है के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के तहत लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, धारा 31। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि माप की इकाई कचवांशी का मान क्या होगा? एक कचवांशी में कितने विश्वांशी होते हैं या उनवांशी होते हैं? तो एक कचवांशी में 20 उनवांशी होते हैं। उनवांशी फिर से बड़ा कचवांशी, कचवांशी से बड़ा विश्वांशी, विश्वांशी से बड़ा बिस्वा, बिस्वा से बड़ा बीघा और बीघा से बड़ा एकड़। अगला प्रश्न है आपका कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लक्ष्य कितने क्लस्टर्स को विकसित करना था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 300। अगला प्रश्न है आपका कि खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको अधिकार अभिलेख कहा जाता है सम्मिलित रूप से। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण की समयावधि क्या थी? तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1985 से 1996। यह श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-JKY के तहत किस आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को लक्षित किया गया है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 15 से 35 वर्ष की आयु के गरीब ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? RB गुप्ता समिति, नरसिम्हन समिति, गाडगिल समिति, शिवरामन समिति या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, RB गुप्ता समिति। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में RB गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भू राजस्व किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राज्य सूची। भू राजस्व और कृषि आय पर कर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका कि चकबंदी लेखपाल किसके अधीन कार्य करता है? जिलाधिकारी, चकबंदी आयुक्त, राजस्व परिषद, ग्राम प्रधान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चकबंदी आयुक्त। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग से अलग होता है और यह चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी इससे परिचित हैं, D2O है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? आप सभी जानते हैं अग्नाशय से होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। इंसुलिन एक हार्मोन है और यह अग्नाशय की लैंगर हंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जीपीएस तकनीकी में कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है सटीक स्थिति बताने के लिए? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 4। 3D स्थिति, अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई निर्धारित करने के लिए जीपीएस रिसीवर को कम से कम 4 उपग्रहों के सिग्नल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। कांसा तांबा और टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? हैजा, मलेरिया, तपेदिक, कोविड-19, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। हैजा और तपेदिक बैक्टीरिया से होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है। सही उत्तर है आपका सी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है आपका कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोकसी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैव आवर्धन का क्या अर्थ है। वनों का विस्तार, खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर के जीवों में विषाक्त पदार्थों की एकाग्रता में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जैव विविधता में वृद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन बी। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, कीटनाशकों या भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती जाती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम एनजीटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 2005, 2008, 2010, 2012। सही उत्तर है आपका सी 2010। पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए एनजीटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ओजोन संरक्षण, जैव सुरक्षा, वायु प्रदूषण, बाघ संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी जैव सुरक्षा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, प्रबंधन और उपयोग यानी जैव सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। द्वितीयक प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों की प्रतिक्रिया से बनते हैं। जैसे स्मॉग में ओजोन, CO और SO2 प्राथमिक प्रदूषक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन यहां पर बी 1973 में। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हैदरपुर आर्द्र भूमि जो एक रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर। यह बिजनौर की सीमा पर गंगा नदी के किनारे स्थित है लेकिन मुख्य रूप से यह मुजफ्फरनगर जिले में आती है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी निकेत, निशे जिसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, कि अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। E.P. ओडम, जोसेफ ग्रिनेल, A.G. टांसले, चार्ल्स हिल्टन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी जोसेफ ग्रिनेल। जोसेफ ग्रिनेल ने 1917 में सबसे पहले पारिस्थितिकी निकेत शब्द का उपयोग किया था जो किसी जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका मापक है। तो सही उत्तर है आपका जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मीनई माता जो रोग है वो किस धातु की विषाक्तता के कारण होता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी पारा। जापान में मिनी माता खाड़ी में मछली खाने से यह रोग फैला था जो औद्योगिक अपशिष्ट से निकलने वाले मिथाइल मरकरी के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2002 में। अगला प्रश्न है आपका कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि में किसे शामिल नहीं किया जाता है। दलदल को, पिटलैंड को, कृत्रिम जलाशय को, गहरा महासागर जो 6 मीटर से अधिक गहरा हो या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। रामसर परिभाषा के अनुसार समुद्री जल का वह क्षेत्र जो निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक गहरा ना हो आर्द्र भूमि है। गहरे महासागर इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है परिपत्र के विषय में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। यह एक साथ अनेक कार्यालयों को भेजा जाता है।
इसकी भाषा औपचारिक होती है। इसमें प्रेषिती का पदनाम और पता प्रत्येक पत्र में अलग अलग टंकित होता है। यह सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर प्रेषित होता है। इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। परिपत्र में सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए एक ही प्रारूप और विषय वस्तु होती है। प्रेषिती का पता अलग अलग टंकित नहीं होता, बल्कि सामूहिक संबोधन या सूची होती है। अगला प्रश्न है आपका कि अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए अनुधन अय। यह आपका यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि चरण कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए कमल के समान चरण। चरण कमल क्या है, चरण कमल, कमल के समान चरण। यहां विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आग, अग्नि, अगी, अगिन, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.3% है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सोनभद्र है। तो सही उत्तर कौन सा होगा यह आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, जिसकी घनत्व 242 है। सोनभद्र का 270 है। अगला प्रश्न है आपका कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। गुणों के विरुद्ध नाम होना, बहुत सुंदर होना, अंधा होकर भी सुखी रहना, नाम से ही गुण का पता चलना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। जब किसी व्यक्ति का नाम उसके गुणों के बिल्कुल विपरीत हो तब यह लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि यथार्थ का विलोम शब्द क्या है। कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। यथार्थ वास्तविक स्थिति का विलोम आदर्श, कल्पित या श्रेष्ठ स्थिति होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांतार, अरण्य, विपिन, अर्णव। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। अर्णव जो है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। कांतार, अरण और विपिन ये जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि काव्य में स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विभाव। देखिए आपके जो काव्य शैली है वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक दो प्रश्न रख लेता हूं ताकि आप तैयारी करते रहें, है ना। हिंदी तो आपका सामान्य हिंदी लिखा है पूरा सिलेबस में, तो सामान्य हिंदी में आपका काफी कुछ आता है। अगला प्रश्न है आपका कि सरवरी किसका पर्यायवाची है। नदी, रात्रि, दासी, अप्सरा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रात्रि। अगला प्रश्न है आपका कि हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है। हल्दी का तत्सम रूप बी, हरिद्रा होता है। अगला प्रश्न है आपका सदाचार का संधि विच्छेद क्या है। सत, धन, आचार। अब बढ़ेंगे हम कंप्यूटर की तरफ। देखिए बहुत सारे आज प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन रिवीजन आसान प्रश्नों का भी जरूरी है। कई बार क्या होता है एग्जाम में हम आसान प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से गलत करके चले आते हैं, क्योंकि उनका हमने रिवीजन नहीं किया होता है। तो लगातार रिवीजन करते रहिए, आसान प्रश्नों का और कठिन प्रश्नों का, दोनों का। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का सही उदाहरण कौन सा है। गूगल डॉक्स, अमेजन EC2, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, विंडोज OS कर्नेल। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। सास एक डिलीवरी मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है, जैसे गूगल डॉक्स, जीमेल, ड्रॉपबॉक्स इसके उदाहरण है। अमेजन EC2 जो है ये IaaS है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्चुअल मेमोरी का सिद्धांत कंप्यूटर में किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क के एक हिस्से को अस्थायी रूप से रैम की तरह उपयोग करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, Ctrl+K।
अगला प्रश्न है आपका कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है आपका कि बाइनरी संख्या 1010 का दशमलव मान क्या होगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 10 होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है उसमें 2 की पावर 0 लगा के गुणा करते हैं, दहाई के अंक में 2 की पावर 1 लगा के गुणा करते हैं। ऐसे ही घात जो है, पावर जो है वो बढ़ती जाती है, तो यहां पर 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है। कंप्यूटर बंद करना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना, हार्ड डिस्क स्कैन करना। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना। बूटिंग बूटिंग जो है वो वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर चालू होने पर BIOS द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में कितनी कुंजियों का उपयोग किया जाता है। केवल एक निजी कुंजी, एक सार्वजनिक कुंजी और एक निजी कुंजी, 3 कुंजियां, कोई कुंजी नहीं, इनमें से कोई नहीं। कुंजी का अर्थ है यहां पर कीज से, और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जैसे RSA में 2 अलग अलग कुंजियों का उपयोग होता है, एक पब्लिक की एन्क्रिप्शन के लिए और एक प्राइवेट की जो डिक्रिप्शन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर में सेंसर किस लेयर पर कार्य करता है। नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, परसेप्शन लेयर या प्रोसेसिंग लेयर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, परसेप्शन लेयर पर कार्य करता है। ये सबसे निचली परत है जहां सेंसर और एक्ट्यूएटर डेटा इकट्ठा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्लॉकचेन तकनीकी में हैश फंक्शन का क्या महत्व है। यह डेटा को एक निश्चित आकार की स्ट्रिंग में बदल देता है जिससे डेटा की अखंडता सुनिश्चित होती है। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। हैश फंक्शन जैसे SHA-256 इनपुट डेटा को एक यूनिक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग हैश में बदलता है। यदि डेटा में थोड़ा भी बदलाव होता है तो हैश पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे छेड़छाड़ का पता चलता है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग का मुख्य लक्षण क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लेबल के लिए डेटा से मॉडल को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है आपका कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल में मुख्य अंतर क्या है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, TCP विश्वसनीय और कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि UDP अविश्वसनीय और कनेक्शन रहित है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में प्रयुक्त किया जाता है। TCP डेटा की गारंटीकृत डिलीवरी सुनिश्चित करता है, क्रमबद्ध कोई हानि नहीं, जबकि UDP तेज है लेकिन डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को डिजिटल रूप में बदलता है, अन्य सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम जो है यह आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी है, अर्थात बिजली बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा मिट जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मैलवेयर के संदर्भ में रूट किट क्या है। एक प्रोग्राम जो विज्ञापन दिखाता है, सॉफ्टवेयर टूल्स का एक समूह जो हैकर को सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश को छिपाने की अनुमति देता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रूट किट एक गुप्त मैलवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की गहराई में छिप जाता है और हमलावर को सिस्टम में प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि रूट एक्सेस बनाए रखने में मदद करता है। अक्सर पता लगाना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में किसी सेल में आज की तारीख डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। वर्तमान दिनांक आती है, समय के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का प्रयोग होता है, सेमीकोलन का। अब बढ़ेंगे UPGK की तरफ। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है। सही ऑप्शन है आपका 829 जनसंख्या घनत्व, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 912 आपका जो है ये लिंगानुपात है, ध्यान रखिएगा। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यूपी का
जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 912 आपका लिंगानुपात है यूपी का। अगला प्रश्न है आपका कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? अमेरिका, सोवियत रूस, जापान, जर्मनी। सही उत्तर है आपका बी, सोवियत रूस। सोनभद्र जिले में स्थित ओबरा थर्मल पावर प्लांट सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को ख्याल गायकी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? किराना घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, किराना घराना। ये जो मुजफ्फरनगर मूल से संबंधित है, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। भीमसेन जोशी इसी घराने के थे। अगला प्रश्न है आपका कि नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मेरठ। प्रसिद्ध नौचंदी मेला मेरठ में होली के बाद लगता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कुशीनगर। नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये सातों जिले आपकी जुबान पर होने चाहिए ताकि इनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न बने तो आपका गलत ना हो। अगला प्रश्न है आपका कि भारत खंडे संगीत संस्थान भातखंडे को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है आपका बी, 2001 में। अब इसे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बना दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, शारदा नहर, गंडक नहर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पूर्वी यमुना नहर। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जिसका निर्माण 1830 में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। मूल रूप से यह शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कीठम झील सुर सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आगरा। ये एक रामसर साइट है और इसमें भालू संरक्षण केंद्र भी स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, आगरा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप इससे परिचित हैं, कथक। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य क्षेत्र में। लखनऊ, मलिहाबाद, सहारनपुर, बागपत और वाराणसी जैसे जिले आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-30 के तहत वर्ष 2026 तक सकल प्रजनन दर को कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2.1। ये प्रतिस्थापन स्तर होता है, यानी कि जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या बनी रहेगी। और 2030 तक 1.9 करना है। इससे क्या होगा? जनसंख्या घटेगी। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपदों का साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा जो साक्षर जनसंख्या है वो गौतम बुद्ध नगर 80.12, उसके बाद कानपुर नगर 79.65, फिर आता है औरैया 78.95%, इटावा और फिर गाजियाबाद। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सारस क्रॉन्च। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? सही उत्तर है आपका सी, पलाश टेसु। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये उन्नाव में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, झांसी। सही उत्तर है आपका सी, सोनभद्र में। ये पिपरी नामक स्थान पर रिहंद बांध के पीछे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है? वो है फिरोजाबाद। सी ऑप्शन आपका सही है, जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे आज के आपके 100 प्रश्न, जिसमें आपने देखा कि कैसे आसान प्रश्न भी आपको रिवाइज करने हैं। देखिए बहुत सारे आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर कठिन आएगा।
तो आसान प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है और कठिन प्रश्नों के लिए मैं आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूं। तो उसको भी लगातार देखिए और मैं सारे आपका जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और इन सभी टॉपिक्स को आप पीवाईक्यू के माध्यम से, इजी क्वेश्चन के माध्यम से, वन लाइनर्स के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो घबराने की बात नहीं है, बस निरंतर थोड़ा थोड़ा करते जाइए। जब आप थोड़ा थोड़ा जब आप करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी 85 टू 90 की हो चुकी है। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो भी पढ़ना है एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना है, आसान भी पढ़ना है, कठिन भी पढ़ना है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके आसान को छोड़ देते हैं, फिर एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो सबको आ रहा होता है, वो गलत कर देते हैं। जो प्रश्न सबको आ रहा है वो आपको गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पर एग्जाम हॉल में। वो आपको सबसे आगे लेकर जाएगा। और जो सबको नहीं आ रहा है अगर आप वो कर लेते हैं तो ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएगा। या यकीन मानिए दोनों प्रश्नों को करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, आसान को भी और कठिन को भी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। रही बात पीडीएफ की तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।